डोपामीन के वेरिएशन से काफी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग ड्रग्स वो हो गए। एक है एक्चुअल स्ट्रेस जी, जो कि बाहर मौजूद है, और दूसरा है परसीव्ड स्ट्रेस, यानी मैं उसको किस तरह से लेता हूं। आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी थिंकिंग को इस तरह इंपैक्ट करता है कि फियर्स का पैदा होना, डर और खौफ का पैदा होना, कुछ चीजों को अवॉइड करना, कुछ चीजों को नहीं करना, लो मूड की कैफियत, इस तरह आपकी एंग्जाइटी की कैफियत, ये भी जो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की वजह से पैदा होती है। बहुत सारे ये जो एंग्जाइटी डिप्रेशन के माइल्ड कंडीशंस है, इनका इलाज काउंसलिंग से और साइकोलॉजिकल वेलबींग के सेशन से हो सकता है। बाज लोग को आपने कहा कि भाई आई थिंक यू नीड टू मीट ए काउंसलर, आपको एक साइकेट्रिस्ट को बताइए। ब्लंटली यानी विदाउट ए सेकंड थॉट वो कहेंगे क्या पागल हो गए साइकेट्रिस्ट को बताने के लिए? क्या हैव यू गॉट क्रेजी और व्हाट? बच्चा क्या खाता है उसको पता नहीं, बच्चा क्या पीता है उसको पता नहीं, वो क्या देख रहा है उसको पता नहीं, बस वो कंटिन्यूस उसी चीज के अंदर मुलविस होता है, और इससे भी जो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर इजाफा हो रहा है। साइकोलॉजी ऑफ अदरिंग्स, साइकोलॉजी ऑफ अदरिंग्स, तो यानी ये दूसरा है या ये अलग है, ये हमसे डिफरेंट है। तो ये आपकी जो है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को और अपने बच्चों को इमोशनली रेजिलिएंट बनाने की कोशिश करें। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त आमिर, और आज हमारे साथ बहुत ही खुसूसी मेहमान डॉक्टर फारूक खान साहब है, जिसका ताल्लुक हैदराबाद से है। आपने एमबीबीएस किया है डक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज से, आपने एमडी उस्मानी यूनिवर्सिटी से किया है, इसके साथ साथ आपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन मेडिकल एजुकेशन किया है। माशाल्लाह से आप 25 साल का तजुर्बा रखते हैं साइकेट्री और काउंसलिंग में, और फिलवक्त आपके तकरीबन 1000 पेशेंट्स हैं जो आपके जेर इलाज हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट है यूके बर्मिंघम में, और आप विजिटिंग प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में, और आप सीनियर लेक्चरर है एस्टन यूनिवर्सिटी में। सो माशाल्लाह ही ब्रिंग्स सो मच ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड साइकेट्री एंड काउंसलिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट रिसेंटली आपको रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्री से आपको फेलोशिप मिली है। तो आज बहुत ही खुसूसी उन्वान के तहत आज हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे, वो है आज के बढ़ती हुई एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तमाम जो ग्लोबली हर शख्स परेशानी से, वो आज हमारा स्पेशल उन्वान है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया की जो कैफियत है ड्यू टू मेनी रीजंस, यानी जो क्राइसिस दुनिया फेस कर रही है, और फिर सोशल मीडिया का एक अपना क्राइसिस है, हम देख रहे हैं कि हर दूसरा फर्द में तकरीबन हर शख्स एंजाइटी, डिप्रेशन और बेचैनी की कैफियत में मुब्तला है। और हम देख रहे हैं कि जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग ड्रग्स में जो है वो हो गई, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली ड्रग्स एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हो गई हैं। तो ऐसे जो हालात में आपका जो 25 साल का जो तजुर्बा है इस एरिया में, तो आपकी क्या राय है या आपकी क्या ओपिनियन है इन हालात के हवाले से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारकल्लाहु फीकुम। आप लोगों ने इनवाइट किया यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर। तो आपका जो सवाल है वो काफ़ी वजह है। द इंक्रीज इन एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि यहीं पर है, बल्कि अक्रॉस इन द वर्ल्ड इंक्रीज पे है। इसके काफ़ी वजूहात हैं, और वन ऑफ द मेन रीजंस इज स्ट्रेस। सो लाइफ जो है आजकल लोगों की ज़िंदगी ये काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गई है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर भी फास्ट पेसिंग वर्ल्ड है, अक्रॉस द वर्ल्ड का वेस्ट में काफ़ी फास्ट पेसिंग है। लोगों की जो है लोनलीनेस एक बड़ा इश्यू बनता जा रहा है, जहाँ पे गांव से लोग माइग्रेट करते हैं शहरों की तरफ, शहरों से फिर दूसरे ममालिक की तरफ, और वहाँ पर भी वेस्ट में भी ये लोनलीनेस, अकेले रहना और इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, वो उसको इजाफा करता है उसके अंदर। और आपने ये बात भी कही कि एंटी डिप्रेसेंट्स आर फास्टेस्ट सेलिंग एक्सपेंसिव मेडिकेशंस, और ये काफ़ी दिनों से है। और ये एक रीज़न भी है इसका कि क्योंकि डिप्रेशन के अंदर, एंग्जाइटी के अंदर इजाफा है, इंक्रीज है, काफ़ी इसके अंदर रिसर्च भी हो रहा है, न्यू ड्रग्स आती हैं, नई जो है मार्केट के अंदर मेडिकेशन आती हैं, तो उसकी वजह से, कंपटीशन की वजह से इसके प्राइजेस वगैरह काफ़ी हाई होते हैं। लेकिन इसका जड़ जो रूट कॉज है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वन ऑफ द मेन रीजंस इज द स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन दैट टीनेजर्स, young adults, children and young adults are facing across in India and also in the world.
तो आई थिंक स्ट्रेस इज द मेन वन ऑफ द मेन रीजंस इन दैट. द सेकंड थिंग इज लोनलीनेस. अगेन जो लाइफस्टाइल लोगों की हो गई है आजकल, कम्युनिटी का सेटअप है, जो है फैमिली सेटअप है, रिलेशनशिप्स का सेटअप है, वो किसी हद तक सोसाइटी के अंदर उसका फुकदान है, उसका जो है डिप्रिसिएशन है. तो इसीलिए लोग काफ़ी मेंटल हेल्थ तनाव और इमोशनल प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी के प्रॉब्लम्स, इस तरह की कैफियत का शिकार होते हैं. और फिर क्योंकि एक्सेस सर्विसेज का नहीं है हमारे पास, काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल सर्विसेज कम हैं, काफ़ी लोग मेडिकेशन के ऊपर रिसोर्ट करते हैं. बहुत सारे ये जो एंग्जाइटी डिप्रेशन के माइल्ड कंडीशंस है, इनका इलाज काउंसलिंग से और साइकोलॉजिकल वेलबींग के सेशन से हो सकता है. जैसा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक कॉमन कंडीशन है, उसके अंदर ये कॉमन थेरेपी है. इसके इस्तेमाल से ये बगैर मेडिकेशन से माइल्ड डिप्रेशन का, माइल्ड एंग्जाइटी का इलाज भी हो सकता है. मगर क्योंकि एक्सेस यहाँ पे काफ़ी कम है, लोग मेडिकेशन के ऊपर रिसोर्ट करते हैं. तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि तनाव की वजह से और जो फास्ट पेस लाइफ है, इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट जो है बच्चों पे, यंग जनरेशन के ऊपर हो रहा है. थर्ड पॉइंट जो मैं बताऊंगा इसके अंदर कि जो फैक्टर है वो है स्क्रीन टाइम. तो जो आजकल हम बच्चों के अंदर जो कैफियत देखते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की, उसके अंदर वन ऑफ द रीजंस इज द गैजेट्स आर इन एक्सेस. जी जी. फैमिलीज के अंदर क्योंकि वक्त नहीं है लोगों के पास, तो इजीएस्ट मेथड ये है कि भाई फोन या फिर एक टैबलेट है वो बच्चे को दे दिया, बच्चा उसके अंदर एंगेज है, और फिर जो पेरेंट्स अपने काम के अंदर मसरूफ हैं ताकि वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो. और वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कंटिन्यूसली बच्चा उस गैजेट को इस्तेमाल करता है. उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हैं, साउंड्स हैं, वो बुक्स के अंदर नहीं मिलते आपको. जी जी. तो वो उससे जो है स्टिमुलेशन, जो कॉग्निटिव स्टिमुलेशन कंटिन्यूसली स्टिमुलेट होता है, उससे डिफरेंट न्यूरोनल हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं, और फिर उसको सेटिस्फैक्शन महसूस होता, खुशी महसूस होती, और वो बार बार वो खुशी को हासिल करने के लिए वो बार बार गैजेट को देखता है. उसके अंदर एक न्यूरोकेमिकल है जो कि हमारे हर एक के जहन में होता है, ब्रेन में मौजूद होता है, जिसका नाम डोपामीन है. डोपामीन के वेरिएशन से काफी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं. तो ये जो लाइट्स हैं, ये जो ब्राइटनेस है, ये डिफरेंट कलर्स हैं, ये विजन्स की चेंजेस हैं जो आपको लैपटॉप पे और आईफोन से मिलती हैं क्लिप्स देखने के अंदर, ये बच्चे को स्टिमुलेट करते रहती हैं, कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट करते हैं. तो उसको सुबह से लेकर शाम तक, कई घंटों तक कोई और चीज की जरूरत नहीं है. बच्चा क्या खाता है उसको पता नहीं, बच्चा क्या पीता है उसको पता नहीं, वो क्या देख रहा है उसको पता नहीं, बस वो कंटिन्यूस उसी चीज के अंदर मुलविस होता है, और इससे भी जो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर इजाफा हो रहा है. तो मैं समझता हूँ कि 3 रीजन, जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, लोनलीनेस है, और फिर जो है गैजेट्स और ये स्क्रीन टाइम का जो एडिक्शन के लेवल तक पहुंच गया है, ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज के अंदर. डॉक्टर साहब, स्ट्रेस आपने वन ऑफ द मेजर फैक्टर कहा. स्ट्रेस तो एक नेचुरल फिनोमिना है, यानी एक स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ रहा है उसे भी स्ट्रेस है, एक शख्स जो जॉब कर रहा है उसे भी स्ट्रेस है, घर में जो होम मेकर यानी औरत जो घर में यानी हाउस वाइफ जिसे कहते हैं उसको भी स्ट्रेस है. तो सोसाइटी के हर स्टेक होल्डर को स्ट्रेस तो है, किसी को ज्यादा है किसी को कम है, दैट इज समथिंग एल्स. तो आप इसको कैसा, व्हाट इज योर सजेशन कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, या अगर स्ट्रेस और एंग्जाइटी का शिकार हो तो हम क्या प्रैक्टिकल इकदाम करें, या व्हाट आर द प्रैक्टिकल स्टेप्स टू गेट आउट ऑफ दैट? बहुत सही आपने कहा कि स्ट्रेस तो मौजूद है, हर जगह मौजूद है, और हर लेवल पे मौजूद है. तो इसके अंदर एक चीज है समझने के लिए, एक है एक्चुअल स्ट्रेस जी जो कि बाहर मौजूद है, और दूसरा है परसीव्ड स्ट्रेस, यानी मैं उसको किस तरह से लेता हूं जी. तो अभी स्ट्रेस बाहर है, जैसा आपने बताया कि बच्चों के अंदर एजुकेशन का है, एग्जामिनेशन का है, बड़े हों तो इंटरव्यूज का है, उनको जो है फाइनेंशियल क्राइसिस का है, उनके बिजनेस के नुकसान का है, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेसेस हो सकते हैं. अब इसके अंदर हम वो एक्चुअल स्ट्रेस जो मौजूद है उसको हम परसीव्ड स्ट्रेस कैसा करते हैं, उसकी बड़ी टेक्निक है जी. ये है कि आप जो एक्चुअल स्ट्रेस है उसको एक्चुअल स्ट्रेस के जैसा ही लें. कि अगर किसी को एग्जामिनेशन का स्ट्रेस है तो एग्जामिनेशन के अंदर पास और फेल क्राइटेरिया है, तो आप अगर पास होंगे या फेल होंगे, आपको नंबर अच्छे लाना है, इसलिए आपको ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा उसकी तगोदो, उसकी मेहनत, उसकी कोशिश करनी है. तो उसके अंदर आपको ज्यादा मेहनत अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसका स्ट्रेस आपको बढ़ेगा. अगर आप मेहनत करते हैं और आपको फ्रूट मिल जाता है तो यू विल बी हैप्पी. तो उसको मैनेज करने के लिए आप ये देखिए कि एक्चुअली स्ट्रेस कितना है और आप उसको महसूस कितना कर रहे हैं. तो इसके स्ट्रेस अवॉइडेंस टेक्निक्स कुछ मौजूद होते हैं, जिसके अंदर जो है अगर आप सर्च करें यूट्यूब वीडियोस वगैरह में, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जो एग्जामिनेशन से पहले, एकदम पहले नहीं लेकिन कुछ हफ्ते पहले अगर बच्चे हों, यंगस्टर्स हों, तो उसको प्रैक्टिस करें. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स के अंदर आपको किस तरह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम और पीसफुल
माहौल पैदा करना, ये आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। जी तो ये एकदम एक हफ्ते 10 दिन में ये नहीं कैफियत पैदा होती, इसकी जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसको आप अगर जस्ट गूगल सर्च करेंगे, अगर रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आपको काफी इसके अंदर जो है मवाद मिल जाएगा जिसके अंदर आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा ये कि आपके अंदर एक इमोशनल रेजिलियंस की कैफियत पैदा होनी चाहिए। तो ये भी जो है एक टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी है जो काफी आप लोगों को अगर आप सर्च करना शुरू करेंगे तो ये मिलेगा, और ये काफी ट्रेंड है लोगों का ये टर्म यूज करने में। और ये एक ऐसी कैफियत है जिसके अंदर आप अपने आप को मुश्किल तरीन माहौल के अंदर, क्राइसिस के अंदर, ट्रॉमा वाली सिचुएशन के अंदर, जहां पे काफी मराहिल मसाइल मौजूद हैं, उसके अंदर अपने खुद के अंदर एक चीज पैदा करना है जहनी लेवल पे कि आप इमोशनली स्ट्रांग रहें और आप पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते रहें। तो कंटिन्यूसली चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, कंटिन्यूसली स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के अंदर, कंटिन्यूसली क्राइसिस वाले एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल अकम्प्लिशमेंट कंटिन्यू करते रहें। आपने भी कहा कि स्ट्रेस हर जगह है, तो ये स्ट्रेस कल गायब नहीं हो जाएगा। जी जी ये कंटिन्यू होता रहेगा या बढ़ेगा, जी, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन जिंदगी का तो हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है, खत्म नहीं होगा। यस। तो हमको ऐसी एबिलिटी पैदा करनी है हमारे अंदर कि वो स्ट्रेसफुल माहौल के अंदर भी हमारा पर्सनल डेवलपमेंट है और हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट चलती रहे। इसका नाम इमोशनल रेजिलियंस है। ये कैफियत का जो बिल्ड कर सकते हैं जी। कुछ लोगों के अंदर मौजूद होती है पहले से, कुछ लोग इसको बिल्ड भी कर सकते हैं जी। इसके अंदर इंप्रूवमेंट भी लाया जा सकता है, उसकी भी कुछ टेक्निक से हम बात कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब कि चूंकि स्ट्रेस हमारी जिंदगी का हिस्सा है और हमको इसको ओवरकम करना है या इसको मैनेज करना है तो कंट्रोल करना है। तो ये जो इमोशनल रेजिलियंस आपने कहा कि बाद लोग नेचुरली दे आर उनके पास होता है, वो लोग जो है बड़े से बड़े स्ट्रेस को बहुत आसानी से मैनेज करते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में लोग परेशान हो जाते हैं। स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, वाइफ परेशान होते हैं, एम्प्लॉइज परेशान होते हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो लोग स्ट्रेस में हैं और उनको इमोशनल रेजिलियंस डेवलप करना है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट दे विल बी कैपेबल इनफ टू मैनेज दैट स्ट्रेस थ्रू इमोशनल रेजिलियंस? क्या टिप्स और टेक्निक्स हैं आपके उनके लिए? तो ये जिसको मैनेज करने का, डेवलप करने का, या फिर उसके अंदर अपने अंदर इमोशनल रेजिलियंस को ग्रो करने का तरीका, जी जी, उसके अंदर वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स इज स्ट्रेस इज अ यूजफुल थिंग टू डू दिस। व्हाई? स्ट्रेस इज नॉट गोइंग टू गो अवे, स्ट्रेस इज गोइंग टू बी देयर or either going to increase or decrease to some extent, but it's going to remain there. Use the stress which is outside, actual stress, not the perceived extreme stress which people build up. कि हमारी सोच ख्यालों में हम लोग उसको बहुत ज्यादा परसीव करते हैं, उसको वही अंदाज में ले जिस अंदाज में वो स्ट्रेस है। एग्जामिनेशन